Very good morning. किस बारे में? नहीं, ठीक है। हाँ जी, मैं अभी कराने के लिए मोबाइल वाले को कहेंगे तो बोले बहुत क्या चीज मतलब यार कराने के लिए बोले तो बहुत नहीं में भी है ना। हाँ, ऐसे कुछ टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक है, पर्टिकुलर मैं आपको नहीं बता सकती सेक्शन, कुछ टॉपिक है उसमें भी, ठीक है। तो देखो कौन कराता है? ऐसे क्यों होते हो? चलिए क्लास आप लोग डायग्राम बनाइए मेरे साथ जरा, है ना। सेकेंड ईयर में दोबारा नहीं सकती आप लोग, आवाज पढ़ना चाहते हैं पढ़िए वरना बाहर जा सकते हैं, ठीक है।
हो गया? हो गया ना? गुड। देखिए क्लास, आप लोगों को उसने बताया था IgA जो होता है वो किस फॉर्म में उपस्थित होता है? तो डाइमर की शेप में उपस्थित होता है। डाइमर समझते हैं ना, जिसमें दो मोनोमर से मिलकर बना होता है। क्लियर है? IgA जो है इसकी दो सब यूनिट पाई जाती है। फर्स्ट इज IgA1 और IgA2। क्लियर? ये जो आपका आप देख रहे हैं ना डाइमर की शेप IgA, ठीक है, इसको अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये मोनोमर में डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो इसकी दोनों ही सब यूनिट से मिलकर बना होता है आपका एक IgA। समझ में आ रही है? मतलब ये जो IgA का डायग्राम है इसकी एक मोनोमर है IgA1 और जबकि दूसरा है IgA2। क्लियर? ये दोनों ही सब यूनिट किसके थ्रू जुड़ी हुई रहती है? एक तरफ से तो जे मतलब ज्वाइनिंग चेन, जबकि एक तरफ से एक सिक्रेटरी पीस होता है, स्त्रावी पीस है, ठीक है, उसके द्वारा ये जुड़ी हुई रहती है। क्लियर? मैंने आप लोगों को जितनी बताया था IgA जो है ये IgG के बाद स्त्रावित होने वाली सबसे बड़ी आपकी क्या है? इम्यूनोग्लोबिन है। मतलब IgG जो थी वो कितनी परसेंट होती थी? 75, जबकि IgA जो है वो होती है आपकी कुछ समथिंग 15%। ठीक है, मतलब 10 to 15% तक का देखने के लिए मिलेगा। जबकि हमने पढ़ा था IgM हम पढ़ चुके हैं, सबसे बड़ी जो इम्यूनोग्लोबिन होता है इसका होता है 5 से 10%। देख रहे हो? तो ये सेकंड नंबर पर स्टार्ट होने वाली सबसे बड़ी इम्यूनोग्लोबिन है, सबसे ज्यादा नंबर में उपस्थित होती है ये। किसके बाद? IgG के बाद। क्लियर है? अब हम बात करें तो कब इसका स्त्रावन होगा, तो ये उपस्थित कहाँ होगी? तो हमारे शरीर में जहां जहां से भी कुछ स्त्रावित होते हैं वहां से, जैसे हमारे आंसू भी तो हमारे स्त्रावन ही होते हैं। हमारी नेजल वाली जगह से, यहाँ से, ठीक है, लार से, स्वेट पसीने से, ठीक है, और जितने भी हमारी फिजियोलॉजिकल आपके स्त्रावन होते हैं, आंतरिक स्त्रावन जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी आपकी IgA नामक इम्यूनोग्लोबिन। क्लियर है? समझ में आ रही है? तो इसका मेन पर्पस क्या होता है वो समझिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि IgA कहां से उपस्थित होती है? आपकी आंसुओं से, नेजल, लार से और पसीने से। तो यहाँ से एंट्री करने वाले जितने भी पैथोजन होंगे, चाहे वो आपकी आंखों से एंट्री करें, चाहे नोज के थ्रू एंट्री करें, चाहे मुंह के थ्रू, या फिर आपके पोर्स उपस्थित होते हैं उनके द्वारा अगर आपका कोई भी एंटीजन एंट्री करने की कोशिश करता है तो वहां पर आपका IgA जो है उसको पहले ही खत्म कर देगा। समझ में आ रही है चीज? तो यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जो ये रोए होते हैं ना, इनको मत छुड़वाया करो, ये फायदेमंद होता है। इसमें से है ना पसीना निकलता है, गंदगी निकलती है ना, ये सब चीजें, गंदगी निकलने का कोई वो नहीं है, गंदगी क्या निकलेगी इसमें से, आपकी सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है वो स्त्रावित होती है हमारे पसीने के साथ। क्लियर है? जो हमारे एंटीजन को किल करती हुई जाती है। कभी आपने सुना होगा कि अरे रोना है, कोई बात नहीं, रोने दो, ये रोना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आंखें साफ हो जाती हैं। साफ क्या होती है? वो आपके जो आंखों में छोटे छोटे बैक्टीरिया जो लगे रहते हैं ना, उनको खत्म कर देते हैं IgA। क्लियर है? और साथ में लाइसोजाइम एंजाइम भी उपस्थित होता है ना? याद आ रहा है कुछ? तो यहाँ पर क्लास समझ में आया IgA कहाँ उपस्थित होता है? दूसरी खास बात, ये जो तो आप देख रहे हैं ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था स्ट्रक्चर इसका इम्यूनोग्लोबिन का, तो बताया था इसमें दो हैवी चेन, दो लाइट चेन उपस्थित होती हैं, और ये दोनों हैवी चेन और लाइट चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। मैंने एक जगह लिख दिया, डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर है?
चलिए देखिए कहाँ पे अच्छा IgA का एक इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? मैंने एक चीज मिस की है क्योंकि आप लोग जानते हैं इसलिए मैंने मिस की। IgA और कहाँ उपस्थित होता है? एग्जैक्टली कोलेस्ट्रॉल में। अरे अब माँ करो ऐसे मत दिया करो, सेकेंड ईयर में हो, थोड़ा सा अपने आप को मतलब साइंस वाली लैंग्वेज में बात किया करो मुझसे। कोलेस्ट्रॉल में उपस्थित होता है, जानते हैं ना? गुड, लिखिए जरा IgA कोलेस्ट्रॉल में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन है। इम्यूनोग्लोबिन है। यह प्रारंभिक दिनों में रोगजनक जीवों से नवजात शिशु की रक्षा करता है। IgA, IgG के बाद स्रावित होने वाला दूसरे स्थान का इम्यूनोग्लोबिन है। ब्रैकेट में लिखिएगा 10 to 15% या सिर्फ 15% स्रावित होने वाला इम्यूनोग्लोबिन है। 10 से 15% लिखा। IgA डाइमर के रूप में पाया जाता है। डाइमर के रूप में पाया जाता है। डाइमर माने दो, और यहाँ पर दो सब यूनिट जिसकी दोनों इकाइयां जे श्रृंखला के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। जे श्रृंखला के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। यह दूध आंसू, नासिका स्त्राव, लार, पसीना आदि में पाई जाती है। इनका निर्माण स्रावित स्थलों की प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा होता है। प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा होता है। यह श्लेष्मी कलाओं से आने वाले सूक्ष्म जीवों की रक्षा करता है। सूक्ष्म जीवों से शरीर की रक्षा करता है। नेक्स्ट लिखिएगा IgE।
आप लोगों को बताया था IgE और IgG दोनों ही बहुत कम क्वांटिटी में उपस्थित होने वाली एंटीबॉडी है। ठीक है, IgE की खासियत क्या होती है, इसे हम एक टर्म और देके चलते हैं, दैट इज द स्किन सेंसिटाइजिंग एंटीबॉडी। ठीक है, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है ये। ठीक, IgE को हम एक टर्म देके चलते हैं, दैट इज द स्किन सेंसिटाइजिंग एंटीबॉडी। दूसरी खास बात, IgE का स्त्राव कब होता है, एलर्जी के टाइम पर। कब होगा, एलर्जी के टाइम पर, एलर्जी हो, शोथ हो, सूजन हो, इन्फ्लेमेशन के टाइम पर आपको ये चीज देखने के लिए मिलती है। समझ में आ रही है? क्वेश्चन है कैसे। देखिए, IgE जो है मोनोमर के रूप में उपस्थित होती है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, IgE और IgD ये भी आपके मोनोमर में होती है। तो ये IgE हमेशा एलर्जी के ही टाइम पर क्यों उपस्थित हो जाती है और इन्हें हम स्किन सेंसिटाइजिंग एंटीबॉडी क्यों कहते हैं, इसका एक रीजन है, समझिएगा। ये आपकी स्किन है, ठीक है, स्किन के ऊपर उपस्थित है यहाँ पर टिश्यू, कुछ ऊतक उपस्थित है। ठीक है, अब एक ऊतक है, यहाँ से सपोज कीजिए आपके यहाँ से कोई कट लग जाता है अचानक। ठीक, कट लगने के बाद यहाँ से क्या चीज एंट्री कर सकती है, कोई भी एंटीजन। यहाँ से कोई भी एंटीजन एंट्री किया, एंटीजन की एंट्री करते ही सबसे पहले जहां से वो एंटीजन एंट्री करता है वहां तो टिश्यू डैमेज होने लगती है, इतना तो आप लोग जानते ही हैं, जानते हैं। अब जैसे ही ये टिश्यू आपके डैमेज होते हैं, वैसे क्या करते हैं, मैं कई बार जिक्र कर चुकी हूँ इस तरह के डायग्राम का, क्या करते हैं टिश्यू, जी नहीं, मतलब है ना, अभी रुक जाओ, एक दो वहां पे नेक्स्ट लगेगा बस ऐसे ही, मतलब ऐसे ही जो करती है, अच्छा निर्माण करेगी जो ना हो जाते हैं और जो होती है ना, ये खराब होती है। गुड, थोड़ा बहुत याद है बट टूटा फूटा सा, बिल्कुल ही टूटा फूटा। यहाँ से कोई भी एंटीजन जैसे ही एंट्री करता है तो जाहिर सी बात है यहाँ के टिश्यू क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। यहाँ के ऊतक जैसे नष्ट होते हैं क्लास, वैसे ही एक सायरन बजाना शुरू कर देते हैं। बताया था, एक अलार्म, एक बिगुल बजाना शुरू करते हैं। ये बिगुल जो है कैसे बजाएंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ से अपने अंदर से किसी बहुत स्पेशल टाइप के एंजाइम का स्रावन करते हैं। ठीक है, ये एंजाइम कौन से होते हैं, हिस्टामिन हो सकता है, याद आया, हेपेरिन होता है। हेपेरिन तो हमारी बॉडी पर जनरली वैसे भी होता है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड सेल्स में क्लॉटिंग नहीं होती है। ठीक है, साथ में एक और आपके में देखने के लिए मिलता है, दैट इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये इतने प्रकार के एंजाइम का स्रावन करने लगते हैं आपके टिश्यू। तो मतलब ये जैसे ही ये जो आपके एंजाइम है ये स्रावित होते हैं, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जो सेल्स होती हैं उनको पता चल जाता है कि कोई एक एंटीजन आपकी इसमें एंट्री कर चुका है। जैसे हमारे घर में कोई चोर घुसता है, हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो घर के बाकी जो सदस्य होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं उस चोर को मारने के लिए, है ना। सेम प्रोसीजर हमारी इसमें भी होता है। क्या होता है, जैसे ही हमारे टिश्यू के अंदर कोई भी एंटीजन एंट्री किया तो उसने क्या किया, टिश्यू ने एक अलार्म बजा दिया हमारी बॉडी में। ठीक, अलार्म को किस बेस पे बजाएगा, तो कुछ एंजाइम का स्राव करके, एंजाइम के कौन-कौन से हैं, हेपेरिन, हिस्टामिन या प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, जैसे ही ये आपके 3 टाइप के एंजाइम स्रावित होते हैं, वैसे ही तुरंत यहाँ पर आ जाती है मास्ट सेल्स। क्या आ जाएंगी, मास्ट सेल्स। आने टाइम में पढ़ेंगे, बताऊंगी। मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस। ठीक है, मास्ट सेल्स एक्चुअली बहुत बड़ी प्रकार की कोशिकाएं होती है। मास्ट सेल कहें या आप किलर सेल्स बोल सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो मैक्रोफेजेस होती हैं ये तो आप जानते ही हैं। मैक्रोफेजेस क्या होती है,
कौन सी? अरे भक्षाणु कोशिका तो आप जानते हैं, बट ये बनती कैसे है मैंने जिक्र किया हुआ है आपको। मैक्रोफेजेस क्या होती है? बिल्कुल, किसका आंसर था तुम्हारा? गुड। हाँ, मैक्रोफेजेस कुछ अलग नहीं होती है, ये आपकी डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। डब्ल्यूबीसी में आपने मोनोसाइट पढ़ा था। तो मोनोसाइट अगर रक्त में उपस्थित है तो आप उसको क्या बोलते हो? मोनोसाइट। लेकिन जैसे ही वो मोनोसाइट क्या करती है 24 घंटे के बाद कहा जाती है ऊतकों के पास अगर आएंगे, ठीक है, तो उसको हम टर्म दे देते हैं मैक्रोफेजेस। ठीक है, बड़ी हो जाती है थोड़ी सी। क्लियर? तो यहाँ पर फिर समझिएगा, ये जैसे ही टेस्ट आपका बिल्कुल बजाया था वैसे ही मास्ट सेल और मैक्रोफेजेस एक्टिव हो जाती हैं। एक्टिव होने के बाद यहाँ पर आ जाता है आपका इम्यूनोग्लोबिन की और जुड़ जाता है मास्ट सेल के साथ और मैक्रोफेजेस के साथ। इन दोनों सेल्स के साथ जुड़ने के बाद में ये क्या करेगा, जो भी एंटीजन एंट्री किया था यहाँ से वैसे ही क्या करेगा, उसको किल कर देगा। क्लियर है? लेकिन जब यहाँ पर सेल्स आपकी डैमेज हुई थी तो आपने देखा होगा जब आपको एलर्जी होती है तो उस दौरान छोटे छोटे से गोल गोल चकत्ते बन जाते हैं हमारे, है ना, सूजन हो जाती है। किसकी वजह से होती है? इन्हीं सेल्स की वजह से होती है। जो टिश्यू होते हैं डैमेज हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल बजा रहे हैं ना, तो इस वजह से यहाँ पर छोटे 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 आपको देखने के लिए मिलते हैं। सूजन कह लीजिए आप उसको, या फिर आप उसको एलर्जी बोल लीजिए किसी प्रकार की, तो इस वजह से आपको देखने के लिए मिलती है। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्लियर हुआ आप लोगों को हम लोग इम्यूनोग्लोबिन ई को स्किन सेंसिटाइजिंग एंटीबॉडी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा से स्किन के प्रति बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। जैसे ही स्किन से कोई भी आपका एंट्री करता है वैसे ही एक्टिव हो जाती है। क्लियर है? और उस एंटीजन को किल करने के लिए मास्ट सेल या मैक्रोफेजेस के साथ जुड़ जाती है। अब मास्ट सेल हुए मैक्रोफेजेस हमेशा से फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से ही क्या करेगा, उस एंटीजन को किल करेगा। क्लियर है? कितने बच्चों को समझ नहीं आया ये चीज? क्लियर हुआ? गुड। चलिए लिखिए थोड़ा सा। लिखिएगा, यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यह मोनोमर प्रकार की एंटीबॉडी है जिसका आकार IgG से बड़ा होता है। बट इसमें भी हेवी चेन राइट चेन तो होगी। यह मास्ट सेल तथा मैक्रोफेजेस कोशिकाओं के साथ बंधन बनाता है। IgE से देखिए IgE से ये कोशिकाएं संयुक्त हो जाती है, मतलब जुड़ जाती है। ठीक है? और जब प्रतिजन से उद्भासित किए जाते हैं, मतलब जब प्रतिजन शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, सीधे सिंपल भाषा में लिखें, जब प्रतिजन शरीर में प्रवेश करते हैं तब ये अपने अंशों से रिलीज कर दी जाती हैं।
IgE एलर्जी के समय प्रस्तुत होने वाली इम्यूनोग्लोबिन होती है ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा IgD। IgD के बारे में मैंने बताया था, इसके कार्य जो है वो अभी तक क्लियर नहीं है। क्लियर है। दूसरी बात इसकी दो सब यूनिट होती है, IgD1 और IgD2। क्लियर। देखिए जरा, यह सामान्यतः रक्त में पाया जाता है, यह सामान्यतया रक्त में पाया जाता है, ब्रैकेट में लिखिएगा 1 से 3%, 1 से 3%। यह बी लिम्फोसाइट की सतह पर पाई जाती है तथा एंटीजन ग्राही का कार्य करती है। एंटीजन ग्राही मतलब एंटीजन अगर प्रवेश करेगा तो वो रिसीव कर लेंगी ये बस, ठीक है। और आपकी बीटा लिम्फोसाइट जो है, बी लिम्फोसाइट उनको फिर किल करती है। बी लिम्फोसाइट की सतह पर पाई जाती है तथा एंटीजन ग्राही का कार्य करती है। इसके दो उपवर्ग पाए जाते हैं, IgD1 तथा IgD2 कंप्लीट। इसकी दो उप इकाइयां पाई जाती हैं, IgD1 और IgD2। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नया चैप्टर है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कब होती है? जब हमारे शरीर में कोई भी एंटीजन प्रवेश करता है तो वो हमारे शरीर को क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो उस दौरान हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी बनती है वो आपके किसके साथ कंबाइन हो जाती है, किसके जुड़ जाती है, एंटीजन के साथ, और जुड़ने के बाद उनको फिर किल कर देती है। आप लोग जानते हैं कोई भी एंटीजन जो है वो यूनिवैलेंट भी हो सकता है या मल्टीवैलेंट या पॉलीवैलेंट जिसको हम बोलते हैं हो सकता है। पॉलीवैलेंट का मतलब समझ में आ रहा है? यस या नो? कितने बच्चों को समझ नहीं आया पॉलीवैलेंट का मतलब? हाथ खड़ा करने मेरी क्लास में पता है। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी बताएं। एग्जैक्टली मतलब एपिटॉप का जो नंबर होता है वो क्या कहलाती है? वैलेंसी। अब किसी भी एंटीजन पर ये जो आपके एपिटॉप है इनकी संख्या अनकाउंटेबल मैंने बना दी है, अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर मल्टी माने बहु, वैलेंट मतलब जिसमें वैलेंसी बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ एपिटॉप जिसमें बहुत सारे, जिसको हम काउंट ना कर सके, मतलब जनरली 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, उनको हम बोल देते हैं मल्टीवैलेंट या पॉलीवैलेंट। हेप्टेन्स के टाइम पर मैंने ये बात बताई कि हेप्टेन्स 2 टाइप के होते हैं, सरल और जटिल। याद आ रहा है? हाँ। तो यहाँ पर जब एंटीजन की बात करते हैं तो जनरली वो कैसी होती है? मल्टीवैलेंट होती है, जबकि आपकी जो एंटीबॉडी होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है ना।
बाई डायरेक्शनल और साथ में ये वाई शेप की होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये तो वेरिएबल चेन की वजह से ही होता है, जानते हैं ना। ये जो मैं किसी भी शेप की बना रही हूँ, यहाँ पर इस टाइप से, यहाँ पर इस टाइप से, जो भी आपकी शेप जो बन रही है, ताला चाबी वाला जो होता है, जैसा ताला वैसी चाबी, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेवी चेन और लाइट चेन में जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो वेरिएबल रहता है, हमेशा से वो बदलता रहता है, इसीलिए यहाँ पर इसका शेप भी हम बदल देते हैं। याद आ रहा है, जैसा आपका एंटीजन एंट्री करेगा उसी प्रकार का हमारे शरीर एंटीबॉडी बनाएगा। क्लियर है। अब वो एंटीजन प्रवेश करने के बाद जो एंटीबॉडी बना रहा है, फिर एंटीबॉडी बनने के बाद इसके साथ किस तरह कंबाइन होती है और किस तरह से वो अभिक्रिया प्रदर्शित करती है, यही आपको आज के उसमें पढ़ना है। क्लियर है। जनरली जो आप लोग पढ़ते हैं टाइप्स, चलिए पहले कुछ लिखिए, फिर टाइप्स की बात करेंगे हम डायरेक्ट। एग्रीमेंटेशन के बारे में या प्रेसिपिटेशन के बारे में लिखिए, जरा थोड़ा सा लिख लीजिए, लिखिए। किसी एंटीजन पर उपस्थित एपिटोप की संख्या, एंटीजन पर उपस्थित एपिटोप की संख्या उस एंटीजन की संयोजकता, संयोजकता मतलब वैलेंसी, संयोजकता कहलाती है। आदर्श एंटीजन, आदर्श एंटीजन मल्टीवैलेंट होता है, एंटीजन मल्टीवैलेंट होता है, एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रियाओं की तुलना ताला व चाबी संबंध से की जा सकती है। एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रियाएं संक्रमणकारी सूक्ष्म जीवों से पोषक के शरीर की रक्षा करती है। पोषक समझ रहे हैं आप? होस्ट कौन? मेजबान मतलब कोई भी हो सकता है, हम हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, लिखिएगा। प्रकार लिखने डायरेक्ट। प्रकार में फर्स्ट है स्कंदन। हाँ प्रकार में फर्स्ट है स्कंदन। स्कंदन मतलब एग्लूटिनेशन। ठीक है, स्कंदन लिख लिया आप लोगों ने? स्कंदन, गुड। लिखिए आप, एग्लूटिनेशन भी लिखिए। ठीक है, सबसे पहले तो बात आती है एग्लूटिनेशन या स्कंदन की अभिक्रिया कब होगी। तो यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है, तो जो आपके शरीर में प्रवेश करने वाला एंटीजन है, वो एंटीजन अगर अघुलनशील अवस्था में है, ठीक है, किस अवस्था में? अघुलनशील अवस्था में होता है, तो उस दौरान जब ये किसी एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करेगा तो वहां पर क्या बन जाएगा? आपका एग्लूटिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी, मतलब स्कंदन की अभिक्रिया वहां पर होती है।
क्लियर है? यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या होता है आपका, जो आपका अघुलनशील होगा, ठीक, वो हमेशा जब एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है तो स्कंदन की प्रोसेस होती है। क्लियर है? देखिए एग्लूटिनेशन की जब हमें सबसे अच्छी बात देखने को मिले, हम किस यहाँ देखते हैं इसको, तो इसे हम जांचते हैं जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं उसके टेस्ट में। ब्लड ग्रुप का टेस्ट कितने बच्चों को आता है पहले मुझे ये बताएं। गुड। और कितने बच्चों को नहीं आता है वो बताएं। एग्लूटिनेट मतलब ये ब्लड ग्रुप की जांच हम इस तरह करते हैं, कितने बच्चों को नहीं आता? नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, ये आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, प्रैक्टिकल में करवाया जाता है, बट कोरोना की वजह से नहीं करवाया। ठीक है? नहीं देखिए ब्लड ग्रुप आप लोग जानते हैं, ब्लड ग्रुप की जांच अगर हम मैनुअल तरीके से कर रहे हैं, जनरली लैब्स में मैनुअली होता है। मैनुअल मतलब होता है हाथों से, जो एक प्रॉपर तरीका होता है, ठीक है, होता है मैनुअल तरीका। बाकी डिजिटल का आपको पता है जो मतलब डायरेक्ट उसके नीचे कर दिए जाते हैं किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट के। क्लियर है? हम बात करेंगे मैनुअल तरीके से होने वाला जो है, जब भी ब्लड टेस्ट होता है क्लास, तो सबसे पहले आप अपनी किसी भी फिंगर को 90% अल्कोहल से क्या कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, जिससे इसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया वायरस कुछ ना रह जाए, आप अगर क्लीन होनी चाहिए। क्लियर? उसके बाद मार्केट से एक निडल लेकर आते हैं, निडल मतलब सुई, और ये सुई भी हाइपोडर्मिक होती है, हाइपोडर्मिक निडल होती है इसकी स्पेशल। ऐसा नहीं है कोई भी आप घर से उठा लाए सुई उससे आप कर रहे हैं, वो गलत है। हाइपोडर्मिक निडल अलग आती है, बहुत पतली होती है, एक्चुअली बहुत पतली होती है, इससे आपको तकलीफ भी ना हो। ठीक है? हाइपोडर्मिक निडल को आप सबसे पहले पिंच करते हैं, सुन लीजिए, अगली बार सब बोलेंगे नहीं आता है मुझे। इस तरह पिंच करते हैं, आफ्टर दैट इसे आप प्रेस आउट करेंगे, इस तरह से दबा लेंगे अच्छे से, इसकी वजह से आपके फिंगर में से थोड़ी क्वांटिटी में ब्लड निकलेगी। ठीक है? ब्लड टेस्ट के लिए जनरली हम स्लाइड यूज करते हैं, बट स्लाइड इसकी बहुत स्पेशल होती है ना, कांच की सारी। देखिए बस यहाँ पर जब हम स्लाइड यूज करते हैं तो एक स्लाइड ऐसी होती है प्लेन स्लाइड, जिसके ऊपर हम कवर स्लिप लगा के किसी चीज की जांच करते हैं। बट जब हमें बात करनी हो ब्लड ग्रुप के बारे में, तो उसकी बहुत स्पेशल टाइप की स्लाइड रहती है। इसमें 3 गड्ढे बने होते हैं स्लाइड में। ठीक है? इन गड्ढों में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ABD लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? ABD। ठीक है? AB क्यों? क्योंकि आपके ब्लड में जो एंटीजन होता है वो या तो A होगा या B होगा, या दोनों होंगे या एक भी नहीं होगा। ये तो जानते हैं ना, ब्लड में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बी हम करते हैं, हमारा जो RH फैक्टर होता है जिसके बेसिस पर हम लोग बोल देते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, B पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो हम लोग बोल रहे हैं वो RH फैक्टर की वजह से बोलते हैं। तो RH फैक्टर की जांच हमेशा से D में होती है। क्लियर है? समझ में आया? आपने लेबलिंग कर दी है इन पर ABD। अब क्या करेंगे, आपने जो यहाँ से ब्लड निकाला था अपने फिंगर से, किसी भी फिंगर से निकाल सकते हैं, उसको 1 बाय 1 इस तरह से तीनों ही ग्रुप में, तीनों ही गड्ढों में 1 ड्रॉप डालना पड़ेगा, कम से कम, तो अच्छा खासा ब्लड निकाला जाता है। ठीक? अब सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर ये ब्लड लिखा, ये ब्लड ऐसे माने, कितने बच्चों ने ब्लड तो हालांकि देखा ही होता है। तो जब आप लोग निकालते हैं ना, चोट लगने वाला अलग होता है ब्लड, ठीक है, लेकिन जब आप लोग निकालते हैं ना और जब इसमें रखेंगे आप, जैसे हमारी चोट लग जाती है, गाढ़ा सा जो ब्लड दिखता है और थिक सा जो ब्लड दिखता है, वैसा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे मतलब लाल कलर का पानी है क्या, ऐसा देखने के लिए मिलता है एकदम। ठीक है? जबकि चोट लगने पर बहुत ही ज्यादा मरून कलर का ब्लड देखने के लिए मिलता है ना, काला सा होता है। रीजन ये है, यहाँ पर रेड कलर का आपको देखने के लिए मिलेगा। बस जिसे नहीं सुनना बाहर जाइए, बात लीजिए, ये लिख लिया आपने। इसके बाद में आपको बॉटल्स दी जाती हैं, एक सेट दिया जाता है एंटी सीरम। एंटी सीरम कहा जाता है, बट उस पर लिखा होता है एंटी सेरा। एंटी सेरा एंटी सीरम बात एक ही है। वो एक्चुअली होती क्या है, वो होती है एंटीबॉडीज।
और ये एंटीसेरा ए होती है, एंटीसेरा बी होती है और होती है एंटीसेरा डी। ठीक है, आपको क्या करना है, एंटीसेरा ए में से इस जगह ए वाली जगह पर आपने एक ड्रॉप रखनी है एंटीसेरा की, बी में भी एंटीसेरा बी की रखेंगे और डी में एंटीसेरा डी की डालेंगे। डाल दिया, डालने के बाद 1-1 ड्रॉप डालने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको अच्छे से हमें मिक्स करना। ठीक है, मिक्स करने का भी एक तरीका होता है, बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, जो कि हाथ में निडल होती है ना, हाइपोडर्मिक निडल या जो सर्जिकल बॉक्स में आती है उससे लेते हैं, टीचर बता देते हैं हालांकि कि भाई इससे मिला लीजिएगा आपके उसमें जो निडल है, बच्चे तो बच्चे हैं ऐसे घुमा देंगे तीनों में, जैसे खाना बना रहे हैं, 3 कढ़ाई चल रही है, तीनों में एक कलछी से घुमा दिया उन्होंने, जो गलत क्यों होता है, क्योंकि अगर आपने एक ही से घुमा दिया ना तो यहाँ का ब्लड यहाँ के एंटीसेरा यहाँ, तो सारे मिक्सअप हो जाएंगे। ये काम हमें नहीं करना होता कभी भी, अगर हमें बहुत पर्टिकुलर हमारा एमो चाहिए तो यहाँ पर हम लोग मिलाते हैं ना इसको, तो जो आप निडल यूज कर रहे हैं उसका हम एक सिरा ही यूज करेंगे, उसको अच्छे से धीरे धीरे करके मिला लिया, इसके बाद इसको हम टर्न कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक, टर्न करने के बाद फिर हम दूसरे को मिलाएंगे, तीसरे के लिए फिर हम कुछ दूसरी चीज का यूज करेंगे, हम उसी का यूज नहीं करेंगे। कुछ नहीं मिल रहा है अगर हमें, तो एक तीसरी कोई दूसरी स्लाइड ले लीजिए आप, ऐसी ही स्लाइड या फिर सिंपल स्लाइड, ठीक है, हाथ से नहीं करते हैं, ठीक है, तो उस स्लाइड का जो कोना होता है बस, ठीक है, इस कॉर्नर से धीरे धीरे करके आप उसको मिलाइए। मिलाने के बाद अपनी स्लाइड को ऐसे टेबल पर रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, हार्डली कुछ सेकंड्स लगते हैं, कुछ 30 या 45 सेकंड। फिर आप लोग चीज देखते हैं उसमें, यहाँ पर कुछ क्लम्स बन जाते हैं, मतलब यहाँ पे जो आरबीसी होंगी ना गुच्छेनुमा संरचना में दिखाई देगी इस तरह, ठीक है, इस तरह, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पर हो जाती है एग्लूटिनेशन की प्रोसेस, ठीक है, मतलब सबसे पहले यहाँ पे जो गुच्छे बनी है ना क्लम्स में, जिसको बोल रही हूँ आरबीसी के क्लम्स, यहाँ पर इसमें एंटीजन ए में सपोज कीजिए मेरा ग्रुप है ए बी पॉजिटिव, ठीक है, तो उसमें एंटीजन ए मौजूद होगा, एंटीजन बी मौजूद होगा और आरएच फैक्टर भी मौजूद है, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने हमारे एंटीबॉडी डाली थी, एंटीजन तो उसमें ऑलरेडी मौजूद थी जब हमने उसमें अपना ब्लड रखा था, एंटीबॉडी और डाल दी इसमें हमने बाहर से ए बी और डी। तो जब एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट करेंगी, ठीक है, तो क्या बना लेंगी, आरबीसी के क्लम्स बना लेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लम्स जिसमें देखने के लिए मिले हमारा ब्लड ग्रुप वही हो जाता है। जैसे अगर ए में हो रहा है क्लम्पिंग और डी में हो रही है प्रोसेस, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए पॉजिटिव। अगर बी में हो रही है और डी में हो रही है तो बी पॉजिटिव, तीनों में हो रही है तो ए बी पॉजिटिव, और अगर तीनों में नहीं हो रही है तो कोई भी नहीं हो रही है क्लास, अरे ओ के आगे तो पढ़ो, नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, नेगेटिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया किसी में भी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर एंटीजन तो नहीं है, तो ब्लड ग्रुप तो हो गया O, लेकिन इसमें भी तो नहीं हो रही, तो यहाँ पर नेगेटिव। समझ में आ गई, अगर इन दोनों में हो और डी में हो जाए, समझ में आ रही है, मतलब इन दोनों में तो नहीं हो रही है पर डी में अगर हो जाएगी तो हो जाएगा O पॉजिटिव। समझ में आ रही है, ब्लड ग्रुप किस तरह से हम लोग जांचते हैं अपना, गुड। चलिए, तो एग्लूटिनेशन की प्रोसेस समझ में आई आप लोगों को। एक खास बात और समझिएगा, ये एग्लूटिनेशन की प्रोसेस होती है इसी वजह से हम यहाँ पर जो एंटीजन और एंटीबॉडी यूज करते हैं ना, इसको हम दो टर्म देके चलते हैं। यहाँ पर एंटीबॉडी एग्लूटिनेशन कहलाई जाती है, एग्लूटिनिन, ठीक है, जबकि जो आपकी एंटीजन होता है उसे हम बोलते हैं एग्लूटिनोजन। क्या बोलते हैं, एग्लूटिनोजन, ठीक है, क्लियर है, व्हाट हैपेंड,
बना लीजिएगा आपको। अच्छा लिखिएगा स्कंदन प्रतिक्रिया, स्कंदन प्रतिक्रिया उस दशा में होती है जब, उस दशा में होती है जब एक एंटीबॉडी, जब एक एंटीबॉडी किसी अघुलनशील कणिका, अघुलनशील कणिका एंटीजन से संयोजन करती है, संयोजन करती है। ठीक है, इसमें अब थोड़ी सी जगह छोड़ देगा, मतलब 4 लाइन। नेक्स्ट लिखिएगा लाइन पे ABO रक्त समूहन, 4-5 लाइन छोड़ दीजिएगा, डायग्राम बनाया जाएगा, है ना। ABO रक्त समूहन रक्त समूहन में, मतलब ब्लड ग्रुप टेस्ट होता है, रक्त समूहन में स्कंदन की अभिक्रिया होती है, इसमें एक स्लाइड पर रक्त की एक बूंद में, रक्त की एक बूंद में एंटी सीरम की एक बूंद डाली जाती है, एंटी सीरम, मैंने बताया था एंटी सीरम होता है, बट आपके रिपोर्ट में एंटी सीरा लिखा होता है। एंटी सीरम एक बूंद डाली जाती है, रक्त की दूसरी बूंद में एंटी सीरम B मिलाया जाता है, यदि रक्त प्रादर्श, प्रादर्श माने होता है सैंपल, जो हमने सैंपल लिए है ना, ब्लड सैंपल, वो सैंपल प्रादर्श। यदि रक्त प्रादर्श एंटी सीरम A के साथ, एंटी सीरम A के साथ समूहन दर्शाता है, तो यह रक्त समूह A है, रक्त समूह A है, ब्लड ग्रुप A ही हो जाएगा अगर A में हो रही है तो। एंटी सीरम B के साथ, एंटी सीरम B के साथ स्कंदित होने पर, स्कंदित होने पर यह रक्त समूह B से संबंधित होता है, दोनों एंटी सीरम A व B के साथ A व B के साथ स्कंदित होने पर रक्त समूह AB होता है, तथा किसी प्रकार का स्कंदन न होने पर रक्त समूह
रक्त समूह O होता है, हो गया? या रक्त समूह वाले में डायग्राम बनाइएगा, वो जो लाइन छोड़ने के लिए बोली थी ना उसमें। रक्त समूह वाले में बनाना है। ये बनाना है जो अभी एबी और ग्रुप लिखवाया था, उसी ब्लड ग्रुप में बनाना है। आप जो लाइन छोड़ने के लिए बोली थी उसमें नहीं बनाना, ठीक है? अच्छा, ये बनाइएगा बस उसमें, ये जो नया डायग्राम बना रही हूँ ना मैं, लाइन छोड़ने के लिए बोली, ठीक है? अच्छा क्लास, एक खास बात और सुनिए, यहाँ पर जो मैंने एरो नीचे की तरफ दर्शाया है ना, आप लोग सामने दर्शाइएगा, है ना? मेरे पास जगह नहीं है बट आपके पास जगह होगी प्रॉपर।
क्या ठीक है, सब आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल कर लेंगे। स्क्रिप्ट्स बना लिया, जा सकते हैं। वैसे एग्रीगेशन की प्रोसेस समझ में आई ना?